गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज 11.4 में डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डेरिवेटिव में पोनोमियल दिया होगा, उसको सॉल्व करके कर्व की इक्वेशन में लाना है वाई में। वर्किंग रूल, कंसीडर कर लो dy by dx ऑन वन साइड। स्टेप 1, कंसीडर कर लो dy by dx, जो भी डेरिवेटिव दिया होगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन d थीटा बाई थीटा और t में दी होगी तो थीटा और t। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन z और t में दी होगी तो dz बाई dt, मतलब डेरिवेटिव एक तरफ। कंसीडर कर लो dy by dx ऑन वन साइड, एक तरफ से लेफ्ट हैंड साइड, एक तरफ करना है। वन साइड का मतलब चाहे लेफ्ट में करो चाहे राइट में। एंड रेस्ट ऑफ द फंक्शन, जो बाकी का बच जाएगा, जो उसके साथ होगा, ऑन अदर साइड। अदर साइड से हमारा मतलब फिर राइट हैंड साइड है। किसी एक तरफ dx, बाकी सब एक तरफ। स्टेप 2, जैसे एग्जाम्पल x dy by dx y² प्लस 1 दिया हुआ है इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बाकी चीजें एक तरफ कर लो, dy by dx एक तरफ कर लो। ये मतलब है इसका dy by dx dy by dx एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। फिर सेपरेट कर लो वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेट का मतलब x एक तरफ y एक तरफ। स्टेप 2 है सेपरेट द वेरिएबल। मैं इसको बोलूंगा s.t.v। क्वेश्चन में आपने पूरा लिखना है, एग्जाम में पूरा लिखना है सेपरेट द वेरिएबल। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, पर टाइम बचाने के लिए मैं ये लिख दूंगा सेपरेट द वेरिएबल। आपने पूरा लिखना है, जैसे CTS लिखते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पर एग्जाम में आपने पूरा लिखना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बता दिया, इतनी बात समझ लो। सेपरेट द वेरिएबल का मतलब क्या होगा, y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ। जैसे यही क्वेश्चन को उठाएं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसी में, इसके बाद इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या फायदा होगा, dy के नीचे y² प्लस 1, ऐसे कह रहा हूँ, y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ चले जाएंगे। और x वाले एक तरफ तो dx बाय x आ जाएगा। y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ। माइनस इधर था तो इधर ही रख दो। फिर स्टेप 3, इंटीग्रेट करा दो विद, बस कुछ नहीं, बस इंटीग्रेट करा दो। विद रिस्पेक्ट तो है ही है, दोनों तरफ इसी को इंटीग्रेट करा दो। इक्वल्स टू dx by x, जो भी रहेगा इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन आएगी tan इनवर्स y, ये आएगा tan इनवर्स x। शुरू से ही देखते आ रहे 9th चैप्टर से, इंडेफिनिट इंटीग्रल से दो सी लगाने की जरूरत नहीं होती, किसी भी एक तरफ सी लगा दो। जब भी आपने इंटीग्रेट किया तो दो सी लगाने की जरूरत नहीं थी हमारे, चाहे वो सी कोई बच्चा इधर लगा ले, चाहे वो कोई इधर लगा ले, तो ये चीजें आपने पूछनी नहीं है। इक्वल टू लॉग है माइनस लॉग x प्लस सी, ऐसे लगाना। एक ही मतलब है दोनों, सी एक लगाने, दो लगा के कोई फायदा नहीं। दो का मतलब ही एक होता है, पता है आपको, दोनों तरफ नहीं लगा सकते, तो दोनों का मतलब ही एक ही होता था। पूरा 9th चैप्टर आपने कर चुके हो, C2, तो उधर ले जाओ, दोनों तरफ सी लगाओगे तो मतलब वही रहेगा, या इस तरफ ले आओ या उस तरफ। C2 माइनस C1, इसको क्या बोल दूंगा, C माइनस लॉग ऑफ x प्लस सी। ये आंसर है, ये आंसर। तो वही है, किसी भी तरफ सी लगा। नोट है
सबसे पहला हर क्वेश्चन में यही करना है बस। तो करना क्या हुआ, सेपरेट द वेरिएबल। आज तक नहीं किसी को दिक्कत आया, dy बाई डी एक्स एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो कर ही लोगे आप। उसके बाद सेपरेट कराओ वेरिएबल को, उसके बाद आप इंटीग्रेट करा दो, सेपरेट करा दो, उसके बाद आप इंटीग्रेट करा दो। सबसे पहला नोट, स्लोप ऑफ टेंजेंट चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा हुआ है हमने। नोट है कुछ दो चार, देखो। सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम कैसे नोट कर देते हैं, dy बाई डी एक्स से। तो जहां भी किसी क्वेश्चन में स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखेगा तो हम dy बाई डी एक्स लिख देंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, एक्सरसाइज 8.2 टेंजेंट नॉर्मल माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, मतलब माइनस dx बाई dy। स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्यों, दोनों की प्रोडक्ट -1 होनी चाहिए। टेंजेंट एंड नॉर्मल आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, तो दोनों की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछेगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, dy बाई डी, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस dx बाई dy। तीसरा, वी नो दैट y इक्वल्स टू क्या होता है, fx होता है। तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स कभी कंडीशन f0 इक्वल टू 3 दी हो इन क्वेश्चन कंडीशन दी हुई हो इन क्वेश्चन, कंडीशन इज गिवन, जैसे दिखाऊंगा। इन क्वेश्चन कंडीशन दी हुई हो क्या, f ऑफ 0 इक्वल टू 1, इसका मतलब आपने x को 0 लेना है, बीच वाला x बताता है क्योंकि y इक्वल टू fx होता है, ये वाला y लेना है, y की वैल्यू 1, ये पुट कराना है। y इक्वल टू पता ही है fx होता है, तो fx मतलब f0 इक्वल टू 1। जैसे एग्जांपल किसी क्वेश्चन में f पाई बाई 2 इक्वल टू f पाई इक्वल टू 3 दिया हो, तो x को क्या पुट कराना, x को पुट कराना पाई, और y को क्या पुट कराना 3। नहीं समझोगे, एग्जांपल में दिखा देता हूँ। अभी इसके बाद एग्जांपल में दिखा देता हूँ। f ऑफ 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या लोगे 7, y की वैल्यू क्या लोगे 0। समटाइम ये कंडीशन इस तरह से भी होती है, कैसे, y 0 इक्वल टू 2, तो बीच वाला हमेशा x होता है, याद रखना है, और ये क्या होता है, y होता है, बीच वाला हमेशा x रखना है। जैसे एग्जांपल यहाँ देखो, एग्जांपल y1 इक्वल टू 3, x कितना है 1, y कितना है 3, बीच वाला हमेशा जो होता है वो x होता है, ये जरूर ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे पुट कराएंगे बता देता हूँ। चौथा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वो आपसे सॉल्व बोलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपके पास जनरल सॉल्यूशन, और एक होता है आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जो आंसर है डिफरेंशियल इक्वेशन का इन टर्म्स ऑफ अगर c हुआ, c मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो आंसर होगा किसका बोला, डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा नहीं लिखते, DIFF डिफरेंशियल इक्वेशन का इन टर्म्स ऑफ c होगा, देन c मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट, चाहे c ले लो, c1 ले लो, k ले लो, इन टर्म्स ऑफ c होगा c, ये c लिखा हुआ है c से हमारा मतलब क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट में होगा। देन सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, देन सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड जनरल
सॉल्यूशन। और अगर सी की टर्म में ना रहे, जो आंसर रहे ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इन टर्म ऑफ सी, वो कैसे सर बता रहा, इन टर्म ऑफ सी, सी मतलब वही इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये कैसे होगा, ये दोनों नोट के मतलब समझा देता हूं। देन सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वैसे भी आपको पता ही है, अगर आप इसको आंख बंद करके वैसे ही सोचो तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन पता चल जाएगा। जनरल और पर्टिकुलर में क्या फर्क होता है। जनरल इवन नंबर आपसे कोई पूछे तो आप 2n बोलोगे, पर्टिकुलर इवन नंबर पूछे तो 2 बोलोगे। तो जो n की टर्म में आया 2n, n क्या होगा 1 2 3, तो ऐसे c में आंसर आएगा। c क्या होता था, 1 भी हो सकता है, c 2 भी हो सकता है, c 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकते हैं, c की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो जनरल है। और पर्टिकुलर मतलब c खत्म हो गया 2 3 4। अगर पर्टिकुलर इवन नंबर बोलेंगे तो क्या होगा 2 4 6, ये पर्टिकुलर है, ये जनरल होता है। तो वही काम यहाँ पे, c की टर्म्स में आंसर आया तो c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जनरल ना आया तो पर्टिकुलर। कैसे बता रहा हूँ देखो जरा, एग्जांपल में समझा रहा हूँ, इन दोनों का मतलब समझा रहा हूँ। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। स्लोप तो आपको पता ही है, जब आएगा क्वेश्चन में पता चल जाएगा, स्लोप और नॉर्मल भी पता चल जाएगा। थर्ड और फोर्थ का मतलब समझा रहा हूँ एक एग्जांपल से, फिर आगे चलाऊंगा। फोर्थ एग्जाम्पल है जिसमें थर्ड और फोर्थ का नोट का मतलब समझना है। सॉल्व द, लिखा हुआ क्या आएगा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जनरल एंड, मैं दोनों निकलवा रहा हूँ, एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मांगेगा जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो हम कैसे निकालेंगे, दोनों एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। वो मांगेगा कोई जनरल या पर्टिकुलर, पर मैं दोनों एक में निकाल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। जैसे दिया हुआ है x dy by dx इक्वल्स टू x है यहाँ पे, और y ले लो, चलो y dy by dx इक्वल्स टू x दिया है, चलो ये दिया आपने, और साइड में लिखा होगा y1 इक्वल्स टू 2, ये दिया होगा, या फिर और f1 इक्वल टू 2, दोनों में से कोई है, एक ही मतलब है दोनों का, बीच वाला x होता है और बाहर वाला y होता है। तो सॉल्यूशन कैसे कराओगे, सॉल्यूशन स्टेप 1 याद रखो, क्या dy by dx एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो मैंने dy by dx एक तरफ रखा और बाकी सब एक तरफ कर दिया, तो पेपर में स्टेप 1 स्टेप 2 तो नहीं लिखोगे, वो तो आपके लिए बताया वर्किंग वुड करने के लिए। दूसरा स्टेप था सेपरेट द वेरिएबल। आपने एग्जाम में पूरा लिखना है, पर मेरे पास क्वेश्चन कराने के लिए बहुत होते हैं, आपने क्वेश्चन पेपर में एक करना है, तो एसटीवी, मैं एसटीवी लिख रहा हूँ, सेपरेट द वेरिएबल। तो y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, y dy x dx, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, फिर भी आपको नहीं समझ आए तो एक अलग बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए y dy x dx करेंगे। अब इसको क्या करा दो, इंटीग्रेट, किसके विद रिस्पेक्ट टू वो पड़ा है इसके पास, बस सिर्फ इंटीग्रेट करना है। तो ये आ जाएगा y dy x dx। y की इंटीग्रेशन क्या होती है, y²/2, और x की क्या हो जाएगी, x²/2। तो y की इंटीग्रेशन लगा दीजिए, y²/2 x²/2 प्लस c, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। यहाँ तक आपका अगर जनरल सॉल्यूशन पूछेगा, यहाँ तक आपका आंसर खत्म। सी इस तरफ लगाओ, इस तरफ लगाओ, वो पहले ही बात हो चुकी है। तो ये होता है आपका जनरल सॉल्यूशन। पेपर में अगर जनरल पूछता है तो यहाँ तक आपका खत्म इन टर्म्स ऑफ सी। अब कंडीशन दी हुई होगी पेपर में, तो आप कंडीशन देखो, कंडीशन क्या दी, इसको फर्स्ट मान लो। कंडीशन क्या दी है, y1 इक्वल्स टू 2, तो बीच वाला क्या होगा x, इधर वाला क्या होगा y, इधर वाला x रहेगा और इधर वाला y रहेगा। पुट करा दो इन वन में,
ये 1 में पुट करो, यहाँ x रहेगा, यहाँ y रहेगा, पुट करा देगा तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर बाय 2, 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, इसको इधर ले जाओ 4 बाय 2, 1 बाय 2 सी, 3 बाय 2 इक्वल टू सी। अब इस सी की वैल्यू को 1 में पुट करा दो। जब सी को 1 में पुट करा दोगे तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा उसमें से सी खत्म हो जाएगा। पुट करा दो 3 बाय 2 इन 1 में, y स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2, 3 बाय 2, ये आ गया। इस सोल्यूशन को क्या बोल दूंगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आपकी अब दोनों नोट समझ में आ गई, इसका मतलब क्या है और पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन, ये मतलब होता है पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन में सी की टर्म में छोड़ दोगे या कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट की टर्म में, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन। और अगर सी भी खत्म हो जाए, कैसे कुछ कंडीशन दी होंगी, वो क्या हो जाएगा सोचो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये दो टाइप के सॉल्यूशन है, तीनों एक्सरसाइज 11.4, 11.5, 11.6 में। फिफ्थ, तो सॉल्व करना है आज आपको सारी की सारी डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये बात ध्यान रखना। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन है टॉपिक का मतलब। तो आपको सेपरेट करने हैं वेरिएबल को, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, और इंटीग्रेट कराना है। कंडीशन दी होगी, ठीक है, नहीं तो नहीं। इंटीग्रेशन कांस्टेंट में बेटा आंसर छोड़ोगे तो क्या होंगे, जनरल सॉल्यूशन। और अगर ऐसे ही छोड़ दोगे, कंडीशन पुट होगी, ये कंडीशन कहाँ से आएगी, क्वेश्चन में गिवन होगा। हमेशा याद रखना है बीच वाला x है और बाहर वाला क्या है, y है। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, दोनों में से कैसे भी पूछ सकते हो। चलिए फिफ्थ है आपके पास, c इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, होता तो कांस्टेंट ही है, चाहे वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, हमने पढ़ा हुआ। c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट में कोई कांस्टेंट ऐड करा दूं तो कांस्टेंट ही रहता है। तो अगर किसी आंसर में c+2 आ जाए तो आप उसको c लिख सकते हो, कांस्टेंट प्लस अनदर कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट। चाहे जिसको नहीं सजेस्ट करते हो c1 डाल दें, चाहे c डाल दें, मेरा मतलब c-2 को हम c लिख सकते हैं। जिसको नहीं आता वो c1 लिख दे, वो आपकी मर्जी, k लिख दे, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट लिख दे, चाहे, क्योंकि c की वैल्यू और c1 की वैल्यू सेम है। मेरे कहने का मतलब, मैं अगर जनरल इवन नंबर बोलूं कुछ समझ नहीं पाओगे, पर देख लो फिर भी। तो कोई बच्चा बोलता है 2n और एक बच्चा पूरे बैच में से बोले 2n+2, तो दोनों ठीक है। ये भी जनरल इवन नंबर है, ये भी जनरल इवन नंबर है। फर्क ये है कि n को आप यहाँ 0 पुट कराओगे तो ये 0 बनेगा, n को 1 कराओगे तो क्या बनेगा 2। फर्क ये है जब n को -1 कराओगे तो 0 बनेगा, n को 0 पुट कराओगे तो 2 बनेगा। पर बनेंगे वही सॉल्यूशन आगे पीछे, जो इससे इवन आएंगे वो इससे आएंगे। इससे 0 भी आएगा, 2 भी आएगा, -2 भी आएगा, इससे भी 0 आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा। फर्क होगा n आगे पीछे। तो वही c-2 को अगर c लिख भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, c को 1 पुट कराओगे तो 1 लाने के लिए यहाँ पे c को 3 पुट कराना पड़ेगा। तो आगे पीछे में सॉल्यूशन सेम होते हैं। तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है, तो हम c ही लिख दिया करते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, c1 लिखना c1 लिख लेना। कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई करा दो, कांस्टेंट से, तो कांस्टेंट ही रहता है। तो जहां आंसरों में 2c आएगा वहां c देखोगे। मेरा मतलब अगर यहाँ 2c आता तो बाद में हम इसको ऐसे लिख सकते थे, बुक वाला ऐसे लिख देता x²/2 + c, तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा मतलब आपका आंसर ये है, ये मैं समझा रहा हूँ, आपका आंसर ये है और बुक का आंसर ये है। तो मेरे पास लेके नहीं आना, थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, 2c या c एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो c/2c और c का मतलब समझ गए हो। तो क्या मतलब, जैसे हमारा भी क्या आ रहा था, सोचो c आ रहा था, मान लो मैं एलसीएम लेते हैं इसका, ये छोड़ दो, अब तो हमने कर लिया। एलसीएम लेते हैं, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो y²/2 इक्वल्स टू क्या आता, x² + 2c/2। एलसीएम ले लेते हैं, 2 से 2 काट देते हैं। तो इसी आंसर को आप कैसे लिख सकते थे, y² = x² + 2c। आप ये लिखाते हैं पेपर में, आप पीछे आंसर चेक करते हैं बुक में,
पेपर में मतलब आप अपनी कॉपी में लिखते हैं, बुक में आंसर चेक करते तो उसमें ऐसे लिखा होता, तो आप कहते हैं यार आंसर तो अलग आ रहा है, तो ये दोनों एक ही आंसर है, ये दोनों सेम है, दिखने में अलग लग रहे हैं आपको। 2c हो या c हो एक ही बात है। क्यों? 2c भी एक कांस्टेंट है और c भी एक कांस्टेंट है, तो वही समझाया, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट ट्वाइस ऑफ कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट, क्या आ जाएगा आपके पास? c माइनस c आ जाए तो c लिख सकते हो। थोड़ा डिटेल में लिखूं तो c, c प्लस 2, c माइनस 2, c स्क्वायर 2c, c बाय 3, साइन c, साइन इनवर्स c, लॉग ऑफ c, c क्यूब रूट c, ये सारे हैं तो कांस्टेंट ही, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि कभी भी आ जाए तो आप इसको c लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं किसी में। बट आप ये समझते हो सारे नोट करने से पहले c प्लस एक्स को c नहीं लिख सकते हो, c बाय एक्स को आप c नहीं लिख सकते हो, c बाय या c माइनस लॉग एक्स को आप c नहीं लिख सकते हो, c प्लस लॉग 2 को आप c लिख सकते हो। फर्क समझो और अपना दिमाग लगाओ, कांस्टेंट में कुछ भी कांस्टेंट ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना इस एक्सरसाइज। चलो, तो ये है आपके पास पूरी एक्सरसाइज में करने से पहले। और एक चीज और कि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कई बार आपको देखने को मिलेगा इस टॉपिक में पूरे 11.45 में, तो आप उसको सी लिखा हुआ मिलेगा, आपके आंसर में आ रहा होगा जैसे मैंने आंसर करके दिखाया, यही सेम क्वेश्चन एलसीएम लिया तो 2c दिख रहा, बुक वाले सी लिखा, कोई टेंशन मत लो। एक ही बात, वेरिएबल तो नहीं छेड़े ना, वेरिएबल तो वही रखे, कांस्टेंट को उसने छेड़ दिया, c1 मान लिया, c मान लिया, c2 मान लिया, k मान लिया, कोई बात नहीं उसमें, जैसे मर्जी वो रख सकता है, टेंशन नहीं लेनी, बस ये बात है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो एक और, तो कांस्टेंट में कुछ भी कांस्टेंट का जो लॉजिक है वो यही है हमारे पास, बाकी चैप्टर 9 में हमने इतना नहीं देखा। एक और क्वेश्चन देखो जरा, दोनों ही ठीक है, दोनों से आंसर एक ही आ रहा है, आप देख लो अपने सामने है। चलो 6th पहले एक नोट समझा दो, 6th है, फिर मैं कराऊं जरा एक एग्जांपल। 6th है log a बेस b, log का एक रिजल्ट होता था इक्वल टू c है, देन a इक्वल टू b पावर c होता था, बोले तो नहीं। अब चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रेशन, उसमें भी रहा है, अगर किसी का कोई बेस नहीं होता था, log x z है, बेस नहीं होता था, तो हम बेस क्या यूज करते थे, log x बेस e इक्वल टू z, दिस इंप्लाइज x क्या आ जाएगा, e पावर z। चलिए दो क्वेश्चन देखिए जरा, दोनों ही ठीक है, जैसे मर्जी कर लो। x dy बाई dx इक्वल टू y, तो dy बाई dx एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। सेपरेट द वेरिएबल, इस पर पूरा नहीं लिखा, आपने पूरा लिखा। वेरिएबल सेपरेशन का होता है y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ। dy बाई y तो dx बाई x, इंटीग्रेट करा लो, इंटीग्रेट कराएंगे तो क्या आएगा, dy बाई y dx बाई x, dy बाई dy कितना हो जाएगा, log ऑफ y log ऑफ x प्लस c। तो log इधर ले जाओ, तो log ऑफ y माइनस log ऑफ x इक्वल्स टू c, log y माइनस log x log m माइनस log n लग जाएगा, log m माइनस log n, log ऑफ m बाय n होता था अगर आपको याद हो तो। जिसका कोई बेस नहीं, उसका बेस क्या लग जाएगा, सोचो e, तो y बाय x कितना हो जाएगा, सोच लोगे, e पावर, तो y कितना हो गया,
y कितना हो गया x e पावर c। दोबारा बताऊं क्या, x वाले एक तरफ, dy dx एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। सेपरेट करो वेरिएबल को dy बाय y dx बाय x, फिर इंटीग्रेट करा लो तो ये क्या हो गया log ऑफ y, ये क्या हो गया log x, ये क्या लगा दिया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कोई कंडीशन नहीं दी तो जनरल सॉल्यूशन आएगा। मैंने log को इधर लेके आऊं, y की वैल्यू log m माइनस log n, log m अपॉन n होता है आपके पास, तो जिसका कोई बेस नहीं उसका बेस क्या होगा e, तो y बाय x क्या हो गया, सोचो y बाय x यहाँ से y बाय x इक्वल टू e पावर, तो y क्या हो गया x e पावर c, e पावर c अनदर कांस्टेंट है, c1 मान लेता हूँ, c मान लेता हूँ। क्यों, कांस्टेंट में कुछ भी कांस्टेंट करो, वेरिएबल है ये तो वेरिएबल है, ये क्या है कांस्टेंट, तो y को क्या लिख सकता हूँ x इंटू c या c1 जो मर्जी कह लो, वेयर c1 इक्वल टू e पावर c, चाहे c लिख लो। तो ये मतलब कि आप इसको c लिख सकते हो पीछे आंसर, या फिर आप ऐसे कर सकते हो x dy by dx इक्वल टू y है, dy by dx इक्वल टू y by x। सेपरेट द वेरिएबल करा लो आप लोग, सेपरेट द वेरिएबल कराओगे तो कितना आएगा dy अपॉन y dx अपॉन x। अब इंटीग्रेट करा दो, जैसे इंटीग्रेट कराओगे dy बाय y dx बाय x। तो क्या करते हैं, log ऑफ y तो आ गया, देखो पहले इधर log ऑफ y तो आ गया, अभी तक तो वही है, देखो log ऑफ x भी आ गया, प्लस c आ गया। c क्या होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c लिख लो, c प्लस 2 लिख लो, c माइनस 2 लिख लो, एक ही बात होती है। तो हमने c को क्या लिख लिया, सारा क्वेश्चन log में था, ये भी log में, ये भी log में, तो यहीं c को log c लिख लिया, पहले ही लिख सकते हैं, बिल्कुल ये कह रहे हैं। एक जैसी सिमेट्रिसिटी बना ली सबकी, c log c हो सकता है, नहीं बनाना मतलब, चाहे ऐसे रख लो चाहे ऐसे, तभी मैंने बताया इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, सोचो log m प्लस log n का क्या होता है log m इंटू n, लगा दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा log ऑफ y log ऑफ x इंटू सी, log चलो कट जाएगा, एंटी लॉग लेके y इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो मेरा आंसर भी वही है, आपका भी वही है, जैसे मर्जी करो, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे, जरूरी नहीं है log बनाना है, फिर भी बना लेते हो तो थोड़ा आसान हो जाता है, स्टेप कम हो गए, इसमें थोड़े स्टेप ज़्यादा हुए पर आंसर वही आता है। तो वो ये कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन में एक जैसा बनाना चाहो तो बना सकते हो, तो मेक सिमेट्रिसिटी इफ पॉसिबल। तो वही एक नोट लिखवा रहा हूं, ये तो हो चुका है 6th, 7th नोट क्या है, इन आंसर्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मेक सिमेट्रिसिटी इफ पॉसिबल। पर कोई जरूरी नहीं, बनाओगे तो ही है, बनाते हो तो भी ठीक है, नहीं बनाओगे तब भी कोई फर्क नहीं, ये मतलब। लॉग में सारा चल रहा है क्वेश्चन, तो सी की जगह log c लिख सकते हो तो जल्दी आ जाएगा, नहीं लिखना तो मत लिखिए, सी ऐसी रहने दीजिए, तब भी इवेलुएट करेंगे तब भी सेम आंसर है, c1 और c से नहीं करना, वो पहली बात हो चुकी है कि c लिखो या c1 लिखो एक ही बात है। तो आप कहीं आंसर में मैं c को log c लिखूं तो आप बोलो कैसे आएगा, वो आप ध्यान रखना इस बात। चलिए 11.4 है, फर्स्ट का है, थर्ड पार्ट, फर्स्ट का है फिफ्थ पार्ट, साइन ऑफ dy बाई dx इक्वल्स टू क्या दिया होगा x। तो dy बाई dx को हम लिख सकते हैं, आपके पास साइन इनवर्स x है, साइन उधर चला जाएगा। अब क्या करा लोगे, सेपरेट द वेरिएबल, आपने एग्जाम में पूरा लिखना है, इसमें कंडीशन नहीं दी हुई तो जनरल सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्व फॉर, क्वेश्चन कैसा आएगा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन
फॉर जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। तो सॉल्व कर लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन और जनरल सोल्यूशन के लिए। dy वाले एक तरफ, साइन इनवर्स dx एक तरफ। अब इसको क्या करा लीजिए, इंटीग्रेट। ये दोनों स्टेप इकट्ठे भी लगा सकते हो जैसे अगले क्वेश्चन में दिखाऊंगा। तो ये आ जाएगा 1 इंटू डी वाई साइन इनवर्स एक्स की, ऐसे तो होती नहीं थी, आई लेट से होती थी, आई लेट के रूप से। आई लेट में करके साइन इनवर्स एक्स पहला आता है और एलजेब्रिक बाद में। तो इसमें लगेगा बाय पार्ट्स और ये वैसे ही हो जाएगा इंटीग्रेट। 1 की इंटीग्रेशन y, मर्जी इधर सी लगा लो, मर्जी इधर लगा लेना, वो आपकी चॉइस है, ना मेरे ऊपर ना आपके ऊपर कोई रोक है। साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 की होल इंटीग्रेशन, ऐसे तो इंटीग्रेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। करिए जरा इंटीग्रेशन, तो आप ही देखोगे। सेकंड का 4 दे रहा हूँ, जो कर लेगा अगला ट्राई कर लेगा। सिर्फ सॉल्व करना है, सारे इंटीग्रेशन यूज करनी है आपने। ये भी अगला भी सेम है, सबका ऊपर हेडिंग सेम है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जनरल सॉल्यूशन। अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चन वैसे हैं। सेकंड का 4 कराओ इसको आगे। cos x जो कर लेगा वो अगला ट्राई करेगा, प्लस cos 2x इक्वल टू cos ऑफ 3x। ये आ जाएगा y, c लगा दीजिए क्योंकि आप एक चीज को इंडिकेट कर चुके हो, 1 इंडिकेट हो चुका है, उस पर c जरूर लगा दीजिए। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन इनवर्स x 1 की x, साइन इनवर्स x की होगी 1/1 माइनस x स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी जरूर लगा दिया। ऊपर ले जाएंगे इसको इंटीग्रेट करते हुए, ये तो सारे 9.1 के रूल लगेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 एक्स डी एक्स प्लस सी, बीच वाले का डेरिवेटिव सर्च करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ बीच वाले का, बस आंसर। डेरिवेटिव क्या होता है, -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड। तो -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप इंटीग्रेट करा लेंगे। इंटीग्रेशन कोई नहीं तो आएगी नहीं, आपको भी पता है इतनी बड़ी इंटीग्रेशन, तभी कहते हैं 9 चैप्टर अच्छा हो तो 10th भी ठीक रहता है हमारा, और 11th तो वैसे भी ठीक रहता है। 11th में मोस्टली काम यही होता है, ऐसे कहते हैं। अगला, तो जहां से आपको लगता है कि भाई मेरे को समझ आ गई मिडिल के डेरिवेटिव से, वहां से ट्राई लिख लेना, खुद कर लेना, खुद घर बैठ के कर लेना इसको। जहां से आपको लगे बाय पार्ट्स के बाद मैं कर लूंगा, उसके बाद आप खुद कर लीजिएगा। कॉस वाले एक तरफ, तो मेथड एक ही है, सेपरेट करो वेरिएबल को और इंटीग्रेट कराना। dy बाई डी एक्स एक तरफ करना है, करिए, नहीं तो इकट्ठा भी कर सकते हो सारे काम को। कैसे अगले क्वेश्चन में दिखाऊंगा। इसमें 2 स्टेप इकट्ठे करो, अगले में तीनों इकट्ठे करूंगा। तो मेन मोटिव तो सेपरेट द वेरिएबल है, ये रहा सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट। आप दोनों स्टेप इकट्ठे भी कर सकते हो। y वाले एक तरफ 1 dy और x वाले एक तरफ cos 3x cos 2x बाय cos x, ऐसे कर। अब इसकी इंटीग्रेशन करा रहा हूं, देखो जरा। सेपरेट द वेरिएबल भी हो गए आपके, y वाले एक तरफ हो गए, x वाले एक तरफ, और इंटीग्रेट। जिसको थोड़ी दिक्कत रहे वो अलग अलग स्टेप लगा ले, सेपरेट अलग, इंटीग्रेट अलग। ये कितना आ गया, cos 3 का फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला है cos 3 का 43 होता था, अगर आपको याद है, 4 cos a माइनस 3 cos q। cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो दोनों फॉर्मूले लगा लो, अलग अलग कर लो, इंटीग्रेट हो जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, y, c इधर लगाना है, लगा, c उधर लेके जाना है तो उधर जाना। cos 3x का फॉर्मूला होता है, बताओ कितना बना, 4 cos x 3 cos cube x। cos 2x का भी फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1।
नीचे कितना आ जाएगा बेटा cos x, इसके नीचे सबके नीचे अलग करते रहो, इंडिकेट हो जाएगा। सबके नीचे इंडिकेट करा देना। ये रहेगा y प्लस सी, 4 cos x y cos x, 3 cos square x y cos x, 2 cos cube x ऐसे, 2 cos square x y cos x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 y cos x। अब सारे इंडिकेट हो जाएंगे, आप देख लो, ये cos से cos कटने शुरू हो गए, तो ये तो हो गया y प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या क्या छेड़ना है, y प्लस सी रहेगा, ये रहेगा 4 dx माइनस 3 cos square x dx, 2 cos x dx, secant x dx, ऐसे cos के x की वैल्यू फॉर्मूला होता था या तो इंडिकेट करने का, पहली एक्सरसाइज में 9.1 में cos 2a के फॉर्मूले से हम डिराइव करते थे 2 cos के रे -1, तो cos के रे क्या होगा। चलिए अब आप इसको अलग अलग इंडिकेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 4 1 की x इतनी स्लोप तो क्या रखनी है, 3 y2 लिख देना, 1 प्लस cos 2x y2, दोबारा सी लगाने की जरूरत नहीं है, एक सी आ चुका है इंडिकेशन का, -2 cos की होती है sin x, secant x की होती है secant x tan x, 3/2 बाहर, अगर लास्ट में करूं तो 4x, 3/2 बाहर, 1 की x, cos 2x की इंडिकेशन sin 2x/2, twice of sin x, secant x tan x प्लस c, नहीं c तो लगाओ, दोबारा क्या लगाएंगे, वो आपकी मर्जी है, चाहे एक तरफ इस तरफ लगाओ, चाहे इस तरफ। थर्ड है, थर्ड का है थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट, तीनों स्टेप एक में भी कर सकते हो, जैसे मैंने 2 स्टेप लगाए, ये भी करने की जरूरत नहीं, सीधा भी सेपरेट आप कर सकते हो। कैसे बता रहा हूं, शुरू से ही आप स्टेप लगा सकते हो, शुरू से भी आप लगा सकते हो। आप में से किसी ने कोई स्टेप पूछना है बोल देना, इसकी नहीं चिंता करनी, पहले से जो भी स्टेप बोलना होगा तो पूछ लेना। थर्ड है और मुझसे, फोर्थ है जगानी हो, थर्ड का फोर्थ एक्स वाई है, इस बार समझ नहीं आ रही था, आपने जो पूछना है पूछो। डी वाई है, कराओ जरा, x square plus 1 into dx, फोर्थ का सेकंड कराओ इसको, ये तो आसान से थर्ड का फोर्थ। मैं कह रहा हूँ तीनों स्टेप आप एक में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि स्टेप में पहले डी बाई डी से एक तरफ, ये सारा कुछ एक में हो जाता है, सेपरेट इंडिकेट सब कुछ, जैसे इसमें करके दिखा। cos 3x के फॉर्मूले लगे, सेपरेट द वेरिएबल कराना एंड इंटीग्रेट कराना, सब कुछ एक ही स्टेप में कर सकते हो बिल्कुल। y वाले अपने दिमाग सोचो एक तरफ, x वाले एक तरफ, तो y प्लस 2 dy x स्क्वायर प्लस 1 बाय x dx, कोई इधर x नहीं आना चाहिए, कोई इधर y नहीं आना चाहिए, जिस तरह मर्जी x रखो, जिस तरह मर्जी y करो, इंटीग्रेट कराना, बस एक ही स्टेप में हो गया, बिल्कुल लगा सकते हो। दोनों तरफ c लगाने की कोई जरूरत नहीं, पता इधर क्या चल रहा था, y प्लस सी आंसर। एक ही स्टेप में दोनों काम कर सकते हो, सेपरेट द वेरिएबल भी और इंटीग्रेट भी और डिवाइड एक्स भी, एक तरफ सब कुछ हो। कराओ जरा, फोर्थ का दे रहा हूं, इसको करो जरा।
फोर्थ है, इसको आप आगे इंटीग्रेट कराओ, देखो जरा कैसे करते हैं इसको इंटीग्रेट, कुछ याद आए तो। फोर्थ है, सेकेंड पार्ट x माइनस 1 dy बाई डी 2x क्यूब बाई, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर की कर लेना, वाई स्क्वायर प्लस 2y dy एक्स स्क्वायर बाई एक्स 1 बाई एक्स डी एक्स। वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है वाई क्यूब बाई 3, 2 बार वाई की होती है वाई स्क्वायर बाई 2, सीधा लगाने लगाओ, नहीं तो उधर भी लगा सकते हो। यहाँ क्या बचेगा x, x की होती है x स्क्वायर बाई 2, 1 बाई x की क्या होगी log x, c लग चुका है तो दो बार क्या लगाना है, उधर लगाना है तो उधर लगाना है, वो आपकी चॉइस है। जैसे कभी मैं इधर लगा दूंगा कभी इधर, सिर्फ इतना समझाने के लिए कि फ्लेक्सिबल होते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। माइनस सी एक ही बात है, उधर ले जाना है तो उधर ले जाओ, सी को उधर लेके जाना है तो उधर ले जाओ, इधर रखना इधर रखना। मैंने सबको इंडिकेट कर दिया, इसकी भी इंडिकेशन होगी, इसकी भी होगी, कहाँ से आ रही है सारी इंडिकेशन, वाई स्क्वायर की क्या होगी। सारी बेटा इंडिकेशन। अगले वाले में भी मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, तो आप पहले क्वेश्चन से डायरेक्ट कर सकते हो, वो तो स्टार्टिंग होती है, तो मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। आपको पता ही है, सेपरेट द वेरिएबल कराओ एंड इंटीग्रेट कराओ। अगर आपको लगता है मैं कर सकता हूँ तो आप बिल्कुल करा सकते हो, पर पेपर में लिखना पूरा है, एसटीवी नहीं लिखना पेपर में लिखना पूरा है, सेपरेट द वेरिएबल, क्योंकि एसटीवी कुछ भी नहीं होता, वेरिएबल सेपरेशन जिसको y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ। तो चलिए भैया देखते हैं जरा, तो dy बाई 2x क्यूब अपॉन x माइनस 1 dx, ये क्या हो जाएगा, देखो कराओ जरा, याद है इनकी इंटीग्रेशन कैसे करते थे, देखो अभी तक जो भी यूज हुई है 9.1 यूज हुई, बाय पार्ट्स को छोड़ के, ये भी 9.1 के अंदर ही 2 बार आ जाएगा, मैंने इकट्ठी कर दिया है, कर सकते हो आप, पेपर में कराओ अपने में लगाइए जरा। फोर्थ का सेकंड, फिफ्थ का सेकंड वो करिए, फिर अलग अलग करनी है, अलग अलग कर सकते हो स्टेप। अगर इकट्ठे करनी है तो इकट्ठे कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। फिफ्थ का सेकंड ये तो होगा log y आ गया, सी इधर लगाने इधर लगाओ तो उधर लगा दो, 2 बार आ गई। डिग्री ऑफ x इन न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ x इन न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ x इन डिनोमिनेटर, वो वाला रूल लगेगा इसमें। x की डिग्री न्यूमरेटर में बड़ी है, डिवाइड होगा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर वाला रूल लगेगा। डिग्री ऑफ x in numerator greater than equal to degree of x denominator, तो डिवाइड करें क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर dx प्लस c वाला रूल लगेगा इसमें, ये ऐसे इंटीग्रेट। तो x क्यूब को आप डिवाइड कर लीजिएगा, साइड पे c मैंने लगा दिया है, मैंने इस बार इधर लगाया है x माइनस 1 से, x स्क्वायर x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से। तो क्वोशिएंट कितना होता है आपको भी पता है, किसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं, x स्क्वायर है प्लस x माइनस 1, इसको आप रिमाइंडर बोलते हो 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस c।
ट्राई है तो एक ही रह गया, एक्स स्क्वायर की होती है एक्स क्यूब बाय 3, एक्स की होती है एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 की होती है एक्स, ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है log x प्लस 1, क्या रहेगा प्लस। सेपरेट कराओ, अगले वाला दिया हुआ है वेरिएबल को और इंटीग्रेट कराओ। सिक्स्थ पार्ट है, इसको इधर ले जाओ, 1 प्लस ई पावर एक्स सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स ई पावर एक्स tan 1, सेपरेट द वेरिएबल करा लीजिए एंड इंटीग्रेट करा लीजिए, तो यह आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर वाई tan 1 और यह आ जाएगा ई पावर एक्स, करिए जरा इंटीग्रेट अगर याद है। सिक्स्थ पे सिक्स पार्ट, cosecant x log y, x स्क्वायर y dx कराइए जरा इसको tan x की डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x होती थी, dy dx ऑफ tan x की डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x होती थी, तो ये इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, इसका भी ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो एक्सरसाइज 9.1 में रूल नंबर 8 लग जाएगा, वो क्या है f डैश x होल पावर डिनोमिनेटर की 1, ऊपर डेरिवेटिव पड़ा तो लॉग वाला रूल लगेगा, तो ऊपर इसके डेरिवेटिव पड़े तो लॉग बन गया, log ऑफ tan y log ऑफ 1 प्लस ई पावर x प्लस सी, क्योंकि सारा ही लॉग में चल रहा है, ये भी, तो इसको लॉग से चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, देख लो यही कर लो, चाहे अगले स्टेप में कर लो, 1 प्लस ई एक्स प्लस लॉग सी, सी को लॉग एम प्लस लॉग एम, आपको पता है क्या होता है लॉग एम इंटू एम, सी को मैंने लॉग में क्यों चेंज किया, सारा क्वेश्चन लॉग में था, log ऑफ m प्लस log ऑफ n इक्वल्स टू log ऑफ m, log ऑफ tan y, तो log ऑफ tan y इक्वल्स टू क्या हो गया, log ऑफ 1 प्लस ई पावर x इंटू सी, log से log कट जाएगा, एंटी log लेके, तो tan y क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। बाकी सी लिखना है तो सी लिख देना, यही छोड़ना तो यही छोड़ देना, फिर भी लॉग इकट्ठे हो जाते तो लॉग को इकट्ठा कर देना। अगला दिया लॉग की सिमेट्रिसिटी है, एक जैसी आंसर की सिमेट्रिसिटी बना दिया, तो ये सिमेट्रिसिटी का सी को क्या लिख दिया, लॉग सी, सारा लॉग में हो गया, लॉग कैंसिल। सिक्स्थ पार्ट करो, मैं अगला करो जरा, ट्राई करो सिक्स्थ का सिक्स्थ, देखो जरा कैसे, dy वाले एक तरफ dx वाले इसको इधर ले जाओ, फिर सेपरेट कर लो वेरिएबल। सेवंथ का फोर्थ पार्ट, यह आ जाएगा कोसिकेंट x log y dy, सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट भी कराएंगे, यह आ जाएगा log ऑफ y बाय y माइनस ऑफ x स्क्वायर बाय कोसिकेंट x, ऐसे
कराओ जरा इंटीग्रेट। कराओ जरा उसको इंडिकेट कराओ, log y बाय y को। cosecant x तो इधर ऊपर चला जाएगा तो sin x बन जाएगा, ये तो वैसे ही हो जाएगा y पार्ट से। इसमें तो फर्स्ट सेकंड इसमें लग जाएगा log ऑफ y इंटू 1/y dy कर सकता हूँ, x स्क्वायर इंटू sin x dx कर सकता हूँ। इसकी और पावर 1 है, आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। इसमें वाला रूल लग जाएगा, इसमें बाय पार्ट्स वाला रूल लग जाएगा। बाय पार्ट्स क्या होते हैं, log y का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, dy और मिडल वाले का पड़ा हुआ है बीच वाले। इसमें लगेगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dy dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की होल इंटीग्रेशन। 9.1 का पहला रूल, 7 का फर्स्ट। यह बहुत रूल पड़ा होता है। तो log ऑफ y एक पावर ऐड उसी पावर से डिवाइड, प्लस इधर लगाना उधर लगाना वो आपने डिसाइड करना। y पार्ट कैसे लगेगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस dy dx ऑफ x के इंटीग्रेशन ऑफ sin x की होल इंटीग्रेशन, प्लस c जरूर लगा दीजिएगा क्योंकि आपने इधर नहीं लगाया। तो ये बन जाएगा log ऑफ y का होल स्क्वायर। ये माइनस को भी बाहर रहने दो क्योंकि इसका भी माइनस आ रहा है। sin x की होती है माइनस cos x, x के लिए क्या होगी 2x, sin x की होगी माइनस cos x। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, x स्क्वायर cos x माइनस 2 बाहर आ जाएगा। सोचो अब इसमें बाय पार्ट्स खुद लगाना, प्लस फर्स्ट सेकंड है ट्राई लिख दिया खुद। अगला दिया हुआ है, अगला ट्राई सेपरेट करो वेरिएबल को, इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट की मेन गेम है, वो जिसको याद है उसके लिए तो नहीं है मुश्किल, कि भूल गया देखो दिक्कत तो है उनके लिए। 8 का 4th पार्ट है या 7th पार्ट का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी है, देखो कैसे लगती है। तो ये है सारी एक्सरसाइज में, आप देख ही रहे हो, इतना कोई टाइम लगता नहीं है। खुद भी जब भी करो फाइनल एग्जाम में तो एक ही लॉट में पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन करनी है। 3 से 4 घंटे इंटीग्रेशन अच्छी तरह कर लो। जिनको अब आ गई है वो कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर उठाओ, इंटीग्रेशन करने का यही एक तरीका है। जैसे भी आपने एक बार कर लिया है, अब एक मॉडल टेस्ट पेपर कोई भी प्रैक्टिस पेपर उठा लो और दोबारा करो। इंटीग्रेशन मत करने बैठ जाना 9.12, फिर उसी में उलझे रहोगे पूरे साल। आपको पता तब चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। जब भूल जाओ तो फिर देखो कहाँ से वो क्वेश्चन है, किस रूल का है, उस टाइप को याद। चलिए सेपरेट कराओ वेरिएबल को और इंटीग्रेट कराना। सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट करना। चलिए क्या आएगा, साइन y cos y इक्वल्स टू x twice of log x plus 1 into dx। ऐसे
साइन वाई को अलग कर लो, वाई कॉस वाई अलग कर लो, वाई कॉस वाई अलग कर लो, ये अंदर ब्रैकेट खोलो, अलग अलग कर लो, 2x log x को अलग कर लो, प्लस x को अलग कर लो, ब्रैकेट खोलो, अलग अलग कर लो, लगा दो बाय पार्ट्स। इसमें बाय पार्ट लगेगा, ट्राई है, इसमें भी आई रेट के हिसाब से लगनी है। एक्स वाई जो होता है अलजेब्रिक होते हैं, कॉस वाई ये क्या लगेगा फर्स्ट सेकंड, इसमें फर्स्ट इसको मानना पड़ेगा लॉग एक्स को, और एक्स को क्या मानना पड़ेगा सेकंड, बाय पार्ट लेंगे दोनों में एक का। फर्स्ट सेकंड लगेंगे दोनों। साइन वाई की माइनस कॉस वाई अगर डायरेक्ट कराऊं, फर्स्ट सेकंड डायरेक्ट लगाऊं, फर्स्ट कॉस वाई की कंडीशन साइन वाई, डी वाई वन कॉस वाई की साइन वाई, तो अपने आप ट्राई कर लीजिएगा। ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, फर्स्ट क्या आएगा इस बार लॉग एक्स, एक्स की आएगी एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस लॉग एक्स की डिफरेंशियल होगी 1 बाय एक्स स्क्वायर बाय 2, और एक्स की क्या होगी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3। चलिए आंसर ऐसे कराओ। अगला स्टेप देखो, अगला दिया, इसमें कंडीशन भी दिया है y 0 इक्वल टू 4, कंडीशन भी दी हुई है y 0 इक्वल टू 4। कराओ अगला ट्राई करो, dy बाय dx x 2 log x प्लस 1 sin y प्लस y cos y, सेपरेट करा लो वेरिएबल को एंड इंटीग्रेट करा लो, y वाले एक तरफ चले गए क्रॉस मल्टीप्लाई से, साइन y प्लस y cos y था, साइन y वाले इधर चले गए, और x 2 log x प्लस 1 dx इधर चला गया। आई लेट के हिसाब से करेंगे, साइन y की अलग इंटीग्रेशन, y cos y की इंटीग्रेशन है, फिर x इंटू 2 log x, 2 बाहर x log x, फिर x इससे मल्टीप्लाई होगी, इसमें बाय पार्ट लगाओगे, इसमें बाय पार्ट। आई लेट के हिसाब से लॉग पहले आता है और अलजेब्रिक बाद में आएगा, तो इसको फर्स्ट माना है, इसको सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दी गई है, फिर सेकंड डिवाइड फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड की होल इंटीग्रेशन लगाई, फिर ऐसे इसमें भी किया फर्स्ट, तो फर्स्ट सेकंड तो आपको लगानी है, वो लगा लीजिए। एक्स की क्या होती है, ये क्या है एक्स की ये लिखी हुई है एक्स स्क्वायर बाय सी जरूर लगाइएगा, इंटीग्रेट हो चुका है। अगला दिया हुआ है, अगला करिए, बाकी हिंट है यहाँ पे मैंने ट्राई लिख दिया, हिंट दी हुई है, अपने आप ही करो। 9th अगला करो, अगला दिया हुआ है 9th का सेकंड, सब एक जैसी हैं, कोई बात नहीं, कोई भी एक दो ट्राई कर लो, अपने आप समझ आ जाती है। 9th का 8th पार्ट फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगा हुआ है।
इसमें भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, कंडीशन दी हुई है। कराओ जरा एक क्वेश्चन। e power x tan y 2 minus e power x। चलिए निकालिए जरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसका भी निकालना और इसका भी। इसको क्या कराओगे, इसको आप इस बार इधर ले जाओ, क्या आ गया cos y dx, इधर ले जाओगे तो माइनस आएगा sin y dy। करा लो सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट करा लो, सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट करा लो, तो क्या आएगा cos तो इधर चला जाएगा dx अपॉन 1 प्लस ट्वाइस ऑफ sin y अपॉन cos y dy। e पावर x की एडजस्टमेंट करना, माइनस x दिया हुआ है तो dx अपॉन 1 प्लस ट्वाइस ऑफ e पावर x, एलसीएम लेके एडजस्टमेंट कर लेना, एलसीएम लेके कर लेना, और ये कितना आएगा बताओ, sin अपॉन cos tan y dy। अब ये ऊपर ले जाएंगे, मेरे ख्याल से इसकी एडजस्टमेंट ये बन जाएगी e पावर x ऊपर, इधर भी e पावर x प्लस 2 dx माइनस tan y इंटू डी। अब इसको कैसे कराओगे, इसके ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ लॉग बनेगा, tan y की पहली लॉग होती है तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ e पावर x प्लस 2, ये भी लॉग में होती है, माइनस लॉग cos ऑफ y। c लगाने के बजाय log c लगा देना, बस c लगाना है c लगा लो। ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। मर्जी है लॉग में लिखना है तो लिखो, यहाँ भी लिख सकते हो, c लिखने की जरूरत नहीं, सीधा log c भी लिख सकते हो। तो ये आ गया log ऑफ e पावर x प्लस 2 इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ y log ऑफ c। log इकट्ठे हो जाएंगे, log m प्लस log m, log m इंटू m, cos y इंटू c, log से log काट दो। अब कंडीशन पुट करा दो, ये तो आ गया जनरल सॉल्यूशन। जरूरी नहीं इतना काम झाम करना, यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ से भी। कंडीशन दी हुई क्या दी है, y 0 इक्वल टू π/4, पुट करा दो x को 0, y को π/4, इन 1 करा दो, ये 1 में x की जगह क्या पुट करा दो 0, cos of π/4, 3√2c आ जाएगा, वो यहाँ पुट करा देना, आंसर हो गया। ऐसे नहीं, ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लॉग सारा चलाना है नहीं चलाना आपकी मर्जी है, बिना चलाए भी हो जाएगा, नहीं लॉग चलाने की जरूरत, सीधा कंडीशन पुट करा देना जो दी होती है, क्या x0 y π/4, तो आपके पास कितना आ जाएगा सोचिए। इसी के आगे चला रहा हूँ, e पावर 0 क्या होता है 1 प्लस 2 cos π/4 1/√2c, 2 प्लस 1 कितना आ जाए, e पावर 0 को 1 लिख दो 3, तो c कितना आ गया 3√2, पुट करा दो, यहाँ पुट करा, आंसर आ गया। चलो कितना आंसर आ रहा है इसका, e पावर x प्लस 2, ये आ गया इसका
पर्टिकुलर सॉल्यूशन cos y, c की वैल्यू क्या आएगी 3√2, ये इसका क्या आ गया क्योंकि c की वैल्यू पुट हो गई। कराओ अगला दिया होगा, ये है पूरी सेक्शन। एक करके दिखाओ ये वाला, इसमें भी कंडीशन दी हुई है, मैं लिखी नहीं, अभी लिख देता हूँ। इसकी भी कंडीशन दी, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। y पाई बाय 4 x0, सेम कंडीशन है इसमें। y पाई बाय 4 x0 सेम है, यही वैल्यू। चलो करा लीजिएगा, कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट करानी, x को 0 सबको पता है, और y को पाई बाय 4 कैसे कराऊंगा, कितना आ जाएगा c आ गया, इसमें c को दोबारा 1 में पुट करा देना, वही लिखा है c की जगह। जब निकालना है तो पुट भी तो कराओगे। कराओ जरा क्वेश्चन 9 का। पूछ सकते हो लॉग लगाना जरूरी है, मैंने 10 बार बोल दिया नहीं, तब भी आंसर ये आएगा, यही है तुम्हारी अपनी। कराओ जरा इसका आंसर, बताओ कितना आ रहा है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, कंडीशन साथ में लिखी हुई है। e पावर x, इसको इधर ले जाओ, करा लो सेपरेट द वेरिएबल। सेम ही लग रहा है, ये तो सेम ही। सेपरेट कराओगे देखिए क्या, tan y अपॉन सेकेंड स्क्वायर 1, और ये दिख रहा है e पावर x अपॉन माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लो, e पावर x माइनस 2t, के ऊपर डेरिवेटिव लॉग आ गया, ये भी सेम है, सेकेंड स्क्वायर y अपॉन, ये तो ट्राई है, अभी तो कराएंगे सेम। नाइन्थ का ही कर लीजिए, ये पार्ट दिया हुआ है सेकेंड। फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। dy sin of इक्वल टू a, y1 x0 दिया हुआ, ये कर लो। And find the equation of the curve जो पास हो रही है 1 से, whose differential equation is, ये तो अभी गिरा है तो सेम, ऊपर डेडी बनने लॉग बनने, x dy 2x square plus 1 dx, उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा सॉल्यूशन, dy by dx क्या होगा कि साइन इनवर्स के, सेपरेट द वेरिएबल एंड क्या करा दो इंटीग्रेट, dy वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ, क्या आएगा dy साइन इनवर्स a इंटू क्या आएगा dx, बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन इनवर्स a कांस्टेंट होता है, 1 की y साइन इनवर्स a इंटू x प्लस c। कंडीशन दी हुई है, पुट कराओ, पुट क्या कराओगे बताओ, y को 1 x को 0, 1 इक्वल टू साइन इनवर्स c, कितना आ जाएगा, c की वैल्यू पुट कराओ, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स a इंटू x, ये आंसर है।
कह रहे हैं कर्व पास कर रही है तो इसका मतलब सेटिस्फाई करेगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से दी हुई है, कर्व पास का मतलब ये x है, ये y दिया हुआ है। सॉल्यूशन, एक कर्व दी हुई है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ये पास और ये 1 से उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। तो कंसीडर कर लीजिए x dy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, सेपरेट द वेरिएबल एंड क्या करा लीजिए, सेपरेट करा लीजिए वेरिएबल को और क्या करा दीजिए, इंटीग्रेट। यह आ जाएगा dy 1 इंटू डी एक्स बाई एक्स वन की क्या होगी y, y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log x प्लस c। कंडीशन पुट करा लीजिए, ट्राई है, क्या बोला x भी 1 y भी 1। ये कर्व आ गया आपके पास, ये किससे पास हो रही है, 1 1 से दिया हुआ। सिंस कर्व 1 पास हो रही है, y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो y आ गया x स्क्वायर। सिंस कर्व 1 पास हो रही है, दिया हुआ है, पढ़ लो। देखो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करा दो, x की जगह 1 y की जगह 1, आंसर आ जाएगा। x को क्या कराओगे 1, y की जगह भी क्या करा दोगे 1। log 1 याद हो कितना होता है सभी को, 0। तो 1 इक्वल टू 1 प्लस c, c क्या आएगा 0, पुट करा दो 1 में, आंसर आ जाएगा। तो y क्या आएगा x के, सिर्फ इंटीग्रेशन का खेल है भाई, बाकी तो कुछ है नहीं। 11 का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन लगानी आनी चाहिए आपको, बाकी और कुछ भी नहीं है इसके साथ। 11 का फर्स्ट ये था एक्सरसाइज, पास हो रही है, दी है 1 को 1 से, सेटिस्फाई कर देता, सेपरेट द वेरिएबल, इंटीग्रेट, और कंडीशन दिया तो कंडीशन पुट करा दो। कह रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ एक कर्व का, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, y इज दिया हुआ। अगर कर्व किससे पास हो रही है, -3,4 से, फाइंड करो इक्वेशन ऑफ कर्व, सेम ही आ गई। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बताया तो है, किसको बोलते हैं, dy बाई dx को, वो बस इक्वल टू आ जाएगा -x बाई y, इंटीग्रेट करो, आंसर आ गया। आप खुद देखा, आप खुद घर पे पढ़ के कर लेना या बिना पढ़े भी करोगे तो देखोगे जो भी क्वेश्चन आप करोगे सब में एक ही काम है, कंसीडर कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्लोप क्या दिया हुआ है, किसका वाला, टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते किसको है, सोचो देखो, dy बाय क्या करा लो, सेपरेट द वेरिएबल एंड आंसर कराओ जरा, सेपरेट द वेरिएबल, कितना आएगा, dy बाय y dy x dx, y की क्या होगी, y स्क्वायर बाय 2 प्लस c, कुछ कंडीशन दी हुई है बिल्कुल, कर्व 1 किससे पास हो रही है, सेटिस्फाई करा देना।
सिंस कर्व पास हो रही है किससे बोला, इनपुट करा दो। कराइए 1 में, तो क्या आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर कितना आ गया 16 प्लस 9 25/2, सी आ जाएगा 25/2। वो यहाँ पुट करा दो, बट ये क्या है जनरल सोल्यूशन, ये क्या आ जाएगा पुट करा देंगे बस करके, ये है आपके पास। चलिए सेकंड का फोर्थ पार्ट है। सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, cos x dy by dx प्लस cos 2x cos 3x। क्या कर लेंगे, x dy by dx एक तो स्टेप 1 dy by dx, बाकी सभी cos x cos 3x dy by dx, cos 3x cos 2x by cos x। अब क्या करा लीजिए, सेपरेट करा लीजिए वेरिएबल को। पहला स्टेप मैंने कर लिया, dy by dx एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। सेपरेट करा लीजिए द वेरिएबल dy cos 3x cos 2x by cos x। अब इसको इंटीग्रेट करा लीजिए, दोनों स्टेप इकट्ठे भी कर सकते हो। इंटीग्रेट किसके वजह से 2 कराने, वो दिया ही हुआ है cos 3x by cos x dx। cos 3 का फॉर्मूला लगा लीजिए 43 4 cos क्यूब, 4 पहले 3 बाद cos 2a का भी फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लगा दीजिए। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी y, तो लगा लो, सीधा लगाओ, लेफ्ट में या राइट में एक ही बात है। cos x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बाय cos x dx। अलग अलग कर लो, सबको क्या करा लीजिए अलग अलग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, सी लगा चुके हो, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं। 4 cos क्यूब x 3 cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x बाय cos x 1 बाय cos x। तो क्या आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, ये cos से cos कट जाएगा, cos स्क्वायर x dx, ये cos से cos कट जाएगा 1 dx, cos से cos कट जाएगा cos x dx, 1 बाय cos x कितना आ जाएगा सोचो जरा, secant x dx। तो cos स्क्वायर x की ऐसे नहीं होती थी, cos 2a का एक फॉर्मूला होता था, उससे होती थी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। 9.1 को याद करो, यहाँ से हम cos स्क्वायर a निकालते थे, cos स्क्वायर होता है 1 प्लस cos 2a बाई 2, तो कितना हो जाएगा 4 1 प्लस cos 2x बाई 2 इंटू dx। 1 की इंडिशन होती है, सी लगा चुके, बार बार सी लगाने की जरूरत नहीं, x cos की होती है sin x, secant x की क्या होती थी log ऑफ secant x प्लस tan x, log ऑफ secant x प्लस tan x, secant x tan x में लगा देना, वो डिफरेंशिएशन होती है,
कहीं इसकी इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स tan x लगा दो, वो तो सीकेंड एक्स की डिफरेंशिएशन होती है, इंटीग्रेशन होती है log ऑफ सीकेंड एक्स प्लस tan x। सी लगाने की जरूरत नहीं, सी लगा हुआ है। इस तरफ क्या है आपके, इस तरफ क्या है लेफ्ट हैंड साइड तरफ y प्लस सी है, 2 से 2 काट लो, 2 बाहर आएगा। 1 की कंडीशन x cos 2x की होती है sin 2x by 2 minus 3x twice of sin x plus log of secant x plus tan x। सी सो कुछ भी नहीं आएगा, आंसर आ गया ये मतलब। चलिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड का देखो कौन सा पार्ट कराओगे। चलिए 11.4 के नो सेकंड का 7 पूछा हुआ है, सॉल्व ये भी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx 1 by sin of 4x cos of 4x। पहला स्टेप करते थे सेपरेट द वेरिएबल, फिर दूसरा करते थे इंटीग्रेट। dy dx एक तरफ, बाकी सब एक तरफ पहले से ही। तो जब हम इसको लिए चलेंगे तो dy इधर आ गया और इंटीग्रेट भी हो गया, dx हो गया sin of 4x cos of 4x। 1 की तो y होगी, c इस तरफ रखो या उस तरफ कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात रही इसकी, ये बिल्कुल सेम है। आप अभी भी अपनी बुक आपके पास होंगी 9.11 10th क्वेश्चन, तो वहाँ पूरा कराया हुआ है आपको प्लस सी। हिंट के तौर पे बता दूं, डिवाइड कराते थे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos 4x से। ये वो वाली एक्सरसाइज है जिसमें dx अपॉन x4 प्लस कांस्टेंट होता था कोई, उस एक्सरसाइज में से कराऊंगा। तो वहाँ पूरा कराया हुआ है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि उसमें रह रहा है आपके पास। तो वैसे मैंने हिंट दे दी, डिवाइड करो cos 4x से। तो 1 की जो आती है आपके पास, 1 की जो आएगी वो क्या रह जाएगी y, 1 की जो रहेगी y, और इसमें आ जाता है आपके पास 1 by cos 4x secant 4x होती है। तो मैं हिंट देता हूँ इतना कि उसके बाद आप लोग ट्राई कर सको उसे, अदरवाइज वहीं से आप देख लेना, प्लस सी जरूर लगाओ, फंक्शन इंडिकेट हो चुका है। तो ये आपके पास आ गया। फिर cos 4x लिखा हुआ है secant 4x, secant 4x है, यहाँ पे tan 4x है प्लस 1 dx है। secant tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x होता है, तो 4 लेके क्या करना था याद करो, 2 में तोड़ लेते हैं, secant स्क्वायर x secant स्क्वायर x। अब शायद याद आ गया हो, tan x को t पुट कराइएगा, एक में डंडी लगा दीजिए, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो यहाँ पे 1 प्लस क्या बन जाएगा tan स्क्वायर x। तो ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x, और ये क्या आ गया secant स्क्वायर x। ये क्या आ गया, अब आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए कैसे करते थे आप। पुट करा दो tan x को कितना वाला t, डिफरेंशिएट करा दो विद रिस्पेक्ट टू x। tan x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है सोचो, secant स्क्वायर x dt बाय, चलिए ये सारा बन जाएगा secant स्क्वायर dt 1 प्लस t स्क्वायर t4 प्लस 1। अब याद आ गया होगा आप कैसे करते थे। तो ऐसे करना आपको इस क्वेश्चन को, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो आपने थोड़ी मेहनत करो, वहां देखो t4 प्लस 1 dt, डिवाइड कर देते फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर से। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6th का फर्स्ट। फिर डिवाइड कर देते न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय टी स्क्वायर से। ट्राई है, इसमें ये वाली डंडी लगती थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की 2 डंडी होती थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इनमें से कोई एक लगती है। 6 का फर्स्ट दिया होगा,
डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1। इसको मैं मैथ में से लिख सकता था, आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स 1 पहले लिख लिए प्लस एक्स वाई। इनमें से कुछ कॉमन आता तो मैंने कॉमन ले लिया है 1 प्लस एक्स वाई 1 प्लस एक्स। फिर कुछ कॉमन आता तो मैंने कॉमन ले लिया है 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई। अभी आप देखना चाहो आराम से देख लो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1 था, मैंने प्लस का 1 पहले रख लिया, फिर x फिर y एक्स वाई रखा हुआ है। इन दोनों से कुछ कॉमन आता है, मैंने कॉमन लिया है 1 प्लस एक्स, फिर दोनों से कॉमन लिया है, ये आ गया। सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट। तो मुझे लगता नहीं अब आप रुकोगे, ट्राई लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन आपको आती है इतनी, जिसकी लॉग हो जाएगी इसकी x स्क्वायर बाय 2, तो log 1 प्लस वाई 1 की x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3। सेवंथ का बोला मेरे ख्याल से थर्ड पार्ट। सेकंड का थर्ड। नाइन्थ के भी 2 पार्ट बोले हुए। नाइन्थ तक तो फर्स्ट बोला है, नाइन्थ का थर्ड। तो नाइन्थ का अगर फर्स्ट देखा जाए तो नाइन्थ का फर्स्ट है log ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3x प्लस 4y। log ऑफ डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3x प्लस 4y। साथ में शायद कंडीशन भी दी हुई है, जिस कंडीशन में काम कराना चाहता है x0 y0। तो जिसका कोई बेस नहीं, log में उसका बेस क्या रह जाता था e, तो इस समय इसके बेस नहीं है, तो इसके बेस क्या रह जाएंगे e। तो इसका बेस क्या आ जाएगा e। तो log ऑफ a बेस b इक्वल टू c, a इक्वल टू b पावर c। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया e पावर 3x प्लस, फिर 8th क्लास को याद करो, a की पावर m प्लस n, a की पावर m इंटू a की पावर n, e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y। फिर करो सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट। तो dy अपॉन e पावर माइनस 4y e पावर 3x dx। ऊपर जाएगा तो e पावर माइनस 4y बनेगा और इनकी इंटीग्रेशन आती होगी। करो e पावर माइनस 4y अपॉन log e dy dy ऑफ माइनस 4y e पावर 3x अपॉन log e dy dx ऑफ 3x प्लस c। बाकी कंडीशन पुट करा लेना, x को 0 y को 0 इन 1 में तो करा लेंगे। थर्ड पार्ट e की पावर में दिया हुआ है तो log ले लेंगे, इससे उल्टा दिया हुआ है 9th के थर्ड में। e की पावर में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू x प्लस 1। कंडीशन दी हुई है x0। कंडीशन से तो c निकलता था पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये e की पावर में तो क्या लोगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तभी तो नीचे उतरेगा। log ऑफ e dy बाई डी एक्स log ऑफ x प्लस 1। तो log ऑफ m पावर n कितना आ जाएगा n log n। तो dy बाई डी एक्स एज यूजुअल log e कितना होता है 1 log ऑफ x प्लस 1। log e कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स।
चलिए सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट करा दीजिए। dy इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1 इंटू 1 dx। क्यों log की इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होती थी, आई लेट रूल लगता था log फर्स्ट एल्जेब्रिक सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। ये वाला सेकंड का थर्ड पार्ट भी पूछा किसी ने। सेकंड का थर्ड दिया हुआ है a प्लस एक्स dy बाई dx प्लस x इक्वल्स टू 0। ये a प्लस एक्स। तो चलिए a प्लस एक्स है dy बाई dx है इक्वल टू 0 है, इसको इधर ले जाओ, ये आ जाएगा dy बाई dx रूट a प्लस एक्स, करा लो सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट। ये आ जाएगा। फिर रूट a प्लस एक्स को t पुट करा लो, या ऊपर a ऐड a सब्ट्रैक्ट करा लो। ये 9.1 में भी करा हुआ है आपने, और 9.2 एक्सरसाइज से भी किया हुआ है। 9.2 में पुट कराते थे रूट a प्लस एक्स को t, और 9.1 में ऊपर एडजस्टमेंट कर लेते थे। देखो जो तुम्हें दोनों में से ठीक लगता है। मैंने ऊपर a ऐड और a सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ, यह आ जाएगा a प्लस एक्स dx, यह आ जाएगा माइनस a प्लस एक्स अपॉन a प्लस एक्स माइनस a अपॉन a प्लस एक्स। ये रूट ऊपर चला जाएगा, ये रूट ऊपर चला जाएगा ना, रूट a प्लस एक्स अलग अलग कर देना, ये रूट ऊपर चला जाएगा। ऐसे आंसर। इधर तो y आ गया, c इसी तरफ लगा देंगे, माइनस आ गया। अगर इसको देखूं तो ये रूट a प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा, सोचिए। फिर माइनस ही है, माइनस सबके बाहर था, माइनस माइनस प्लस हो गया, a अपॉन रूट a प्लस एक्स, c लगा दीजिएगा क्योंकि फंक्शन इंटीग्रेट हो चुका है। बस आगे तो आपको आता ही है, a प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस a बाहर, a प्लस एक्स की पावर, आगे इसका भी डेरिवेटिव पड़ा है, इसका भी पड़ा है। a प्लस एक्स की पावर एक पावर है उसी पावर से डिवाइड, एक पावर है उसी पावर से डिवाइड। चलिए ऐसे